HLV डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का आपका अगला वीडियो है जो बोर्ड परीक्षा में आपको 100% अंक दिलाने में मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपका। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। वो ठोस जो विद्युत चालक, आघात वर्ग और तन्य होते हैं कहलाते हैं, जिसके लिए पहला ऑप्शन है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक ठोस। तो वो ठोस जो विद्युत चालक, आघात वर्ग और तन्य होते हैं वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसके लिए आपका सी तीसरा विकल्प सही विकल्प है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज से 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। अब हमें ग्लूकोज की मात्रा निकालनी है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हमारा होगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट, ये बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार। ये होता है हमारा विलेय का भार, यहाँ पे रखा जाएगा विलेय का भार, नीचे विलयन का भार होगा, विलयन का भार गुणे 100, ये फार्मूला होगा। ये हमारा 10% द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये हमारा 10 दिया हुआ है, तो ये हमारा 10% हो जाएगा। ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, अर्थात हमें W ज्ञात करना है, ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करनी है। विलयन का भार 200 ग्राम हमको दिया गया है, तो ये हमारा 200 हो जाएगा और गुणे प्रतिशत ये 100 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए ये 100 निकट जाएंगे, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 10 बराबर W बटे 2 के गुणा कर देंगे, तो भार W बराबर हमारा हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर 20 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे विलयन में जो ग्लूकोज की मात्रा होगी वो 20 ग्राम होगी। अब पहला ऑप्शन हमारा है 5 ग्राम, दूसरा है हमारा 10 ग्राम, तीसरा हमारा है 20 ग्राम, तो यही आपका सही विकल्प होगा। चौथा है 40 ग्राम, इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के दिया हुआ है 2.3 गुणे 10 की पावर -5 लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड है। अभिक्रिया की कोटि होगी। अभिक्रिया की कोटि की गणना करनी है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट IIT बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारा फंक्शन ये होता है R बराबर के एक सक्रिय द्रव्यमान की पावर n। हमने एक लिख दिया कि हमारी कोई जनरल समीकरण A है जो प्रोडक्ट दे रही है, उसके लिए हमने एक समीकरण बना लिया। अब इसके लिए जनरल फंक्शन आपको देखिए, तो R हमारा क्या होता है, सक्रियता होती है, जिसके लिए हमारा फार्मूला बनेगा मोल प्रति लीटर बटे ये हमारा समय होता है। समय के लिए हमने कोई भी समय हो सकता है, समय के लिए हमारा सेकंड हो जाएगा, चाहे हम सेकंड लें, चाहे घंटा लें, चाहे ईयर लें, कुछ भी ले सकते हैं समय के लिए। चलिए हमने सेकंड मान लिया, बराबर के हमें ज्ञात ही करना है, के का मात्रक। ए हमारा सक्रिय द्रव्यमान है, सक्रिय द्रव्यमान के लिए हमारा होता है मोल प्रति लीटर, ये हमारा होता है मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर की पावर हो जाएगा n पावर है, इसको पछांटित कर देंगे, इधर ले आएंगे तो मोल प्रति लीटर
ये समय ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड पावर -1 हो जाएगी। इसको हम पक्षांतरित करेंगे, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर n बराबर k के होगा। अब इस मोल को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा फंक्शन बनेगा मोल ऊपर पावर 1 है, नीचे की पावर n है, नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इस तरह से मोल की पावर 1 - n बनेगी। फिर लीटर के लिए हमारी ये पावर नीचे है, ये पावर उठ के ऊपर चली जाएगी तो n पावर, और ये नीचे वाली पावर एक पावर ऊपर लाएंगे वो भी माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से लीटर की पावर हमारी n-1 हो जाएगी इंटू सेकेंड की पावर -1 होगी। अब हम तुलना करते हैं दिए हुए व्यंजक से। अब देखिए दिए हुए व्यंजक में हमारा है लीटर की पावर 2 है और मोल की पावर -1 है, सेकेंड की पावर -1 है। तो हमेशा हम लीटर और मोल की घातों की तुलना कर देते हैं। अब देखिए अगर हम लीटर की तुलना कर दें तो लीटर की तुलना कर दें तो लीटर में इधर पावर इसमें हमारी दी हुई 1 पावर है और इधर हमारी जो लीटर की पावर आई है वो n-1 है। अब ये पावर इधर आ जाएगी तो 1 1 2 हो जाएगा तो n बराबर 2 हो जाएगा, n का मान 2 हो गया। तो इस तरह से हम लीटर की तुलना कर सकते हैं पावर में या मोल के पावर की तुलना कर सकते हैं। दोनों के लिए हमारा n का मान 2 ही आएगा। इस तरह से अब हमारे दिए हुए विकल्प हैं। पहला है शून्य कोट अपक्रिया है, दूसरा है प्रथम कोट अपक्रिया है और तीसरा विकल्प है द्वितीय कोट अपक्रिया है। तो n का मान हमारा 2 है, इसलिए द्वितीय कोट अपक्रिया ही आपका सही विकल्प होगा। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय कोट अपक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारक जो RNA में नहीं होता है तो क्या क्षारक जो RNA में नहीं होता है? पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है थायमिन और चौथा है यूरासिल। तो RNA में थायमिन हमारा क्षारक नहीं होता है, ये आपका सही विकल्प है। तीसरा विकल्प आपका सही है। DNA में हमारा यूरासिल नहीं होता है और RNA में हमारा ये थायमिन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है। अब देखिए कांजारो अपक्रिया वह एल्डिहाइड या कीटोन प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिसके लिए हमारा पहला विकल्प दिया है बेंजोइक अम्ल, तो अम्ल में नहीं होता है। दूसरा है टालविन, ये भी नहीं है। तीसरा है बेंजल्डिहाइड और चौथा है फार्मिक अम्ल। तो बेंजल्डिहाइड आपका सही विकल्प होगा। बेंजल्डिहाइड हमारा कांजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के लिए हमारा जो संरचना सूत्र होता है वो होता है ये CHO। तो इसमें हमारा इस C के पास कोई भी H परमाणु उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये कांजारो अपक्रिया को प्रदर्शित करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बिल एमीन क्रिया देता है। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया प्रदर्शित करता है कौन सा? पहला विकल्प है CH3NH2, दूसरा है CH3 का होल ट्वाइस NH, तीसरा है CH3 का होल थ्राइस N, चौथा है C2H5 का होल ट्वाइस NH। कार्बिल एमीन अपक्रियाएँ वे अपक्रियाएँ एमीन प्रदर्शित करती हैं जो प्राथमिक एमीन होती हैं। हमेशा प्राथमिक एमीन ही कार्बिल एमीन अपक्रियाएँ प्रदर्शित करती हैं, इसके लिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके लिए मेथिल एमीन आपका सही विकल्प होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। इनकी संरचना बताना है, संरचना सूत्र लिखना है। तो हमारा दिया हुआ है
2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। तो जो कार्बनिक यौगिक होता है तो उसका जो रूट वर्ड होता है जिसमें कार्बन की संख्या सन्निहित रहती है उससे हम निकालते हैं। तो 5 कार्बन, इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें 5 कार्बन होंगे। तो 5 कार्बन के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। 5 कार्बन हमने श्रृंखला में जोड़ दिए, ये हमारे 5 कार्बन की चैन हो गई। अब इसमें कह रहा है 2-क्लोरो, 2 नंबर पे हमारा क्लोरो जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे हमारा यहाँ पर Cl जुड़ गया और 3 नंबर पे हमारा मेथिल जुड़ा हुआ है। तो ये 3 नंबर पे हमारा मेथिल हो जाएगा CH3। प्रत्येक कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, 1 बंध है इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। 1 2 3 बंध हो गए, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ 2 बंध बने हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 3 जुड़ेंगे। इस तरह से नंबरिंग हमारी होगी 1 2 3 4 5। 2 पे हमारा क्लोरो है, 3 पे हमारा मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका 5 कार्बन है, तो इसका हमारे ये 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन का संरचना होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1,4-डाइब्रोमोब्यूटूइन। 1,4-डाइब्रोमोब्यूटूइन। अब इसमें जो रूट वर्ड है हमारा 4 है, 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो 4 कार्बन की श्रृंखला बना लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन जोड़ दिए हमने। लिखा है ब्यूट-2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ब्यूट-2-इन हो गया। फिर 1,4-डाइब्रोमो, नंबरिंग चाहे इधर से करिए चाहे उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। अब 1 नंबर पे ब्रोमो है, फिर 4 नंबर पे भी ब्रोमो है, यहाँ पर भी आपका ब्रोमो हो जाएगा। तो 1,4-डाइब्रोमो। अब कार्बन को सैचुरेटेड कर लेते हैं। तो 1 बंध 2 बंध, तो यहाँ पर H के 2 हो जाएंगे 4 बंध के लिए। इस कार्बन में 1 बंध 2 बंध 3 बंध है, तो 4 के लिए 1 H जुड़ेगा। इसमें 1 2 3 है, तो इसमें 1 H जुड़ेगा। और इसमें 2 बंध बने हैं, तो इसमें 2 H जुड़ेंगे। इस तरह से 1,4-डाइब्रोमोब्यूटूइन का संरचना सूत्र होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन। 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन। तो बेंजीन है, तो ये बेंजीन का आपका ये बेंजीन की संरचना हो गई बेंजीन। अब 1-chloro-2-मेथिल, यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, इसको नंबर 1 मान लिया 1, और इसको हमने 2 मान लिया। यहाँ पर हमने मेथिल समूह जोड़ दिया CH3। इस तरह से हमारा 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C6H4, 2 H कम हो जाएंगे और उनकी है फिर हमारा Cl और CH3 आ जाएगा। तो ये हमारा 1-chloro-2-मेथिल-बेंजीन का संरचना सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन है 1-chloro-4-एथिल-साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की श्रृंखला है, साइक्लोहेक्सेन है मतलब बंध श्रृंखला का कंपाउंड है। तो ये हमारे 6 कार्बन का एक क्लोज कंपाउंड हो गया। अब इसमें है 1-chloro-4-एथिल। तो अगर नंबरिंग यहाँ से करें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, तो 1 नंबर पे हमारा है 1-chloro है, तो यहाँ पर हमारा Cl लग जाएगा। और 4 पे, तो 4 नंबर पे हमारा यहाँ पे एथिल लगा हुआ है, एथिल C2H5। इस तरह से 1-chloro-4-एथिल-साइक्लोहेक्सेन का यह संरचना सूत्र होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3-bromo-2-मेथिल-ब्यूटूइन। ब्यूटूइन 4 कार्बन की चैन है,
तो 4 कार्बन की चैन के लिए हमने 4 कार्बन ले लिए। ब्यूटीन 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड हमारा लगा हुआ है। फिर 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 मेथिल नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 4, चाहे इधर से करें चाहे उधर से बराबर पे ही पड़ेगा डबल बॉन्ड 2 पे। 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 पे मेथिल समूह लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एक C लगा हुआ है, तो ये CH3 हो जाएगा मेथिल समूह। 3 पे हमारा ब्रोमो लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ब्रोमो हो जाएगा। अब कार्बन को सैचुरेटेड करते हैं, तो इसमें एक बंध बना, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसमें एक बंध 2 3 4, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। 1 2 3 4, इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इसमें एक ही बंध है, इसलिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरह से CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटीन का संरचना सूत्र होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो केवल रासायनिक समीकरण देना है। N मतलब नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपकृत किया जाता है। तो हमारा N ब्यूटिल क्लोराइड है। N ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब होता है, N मतलब नॉर्मल, एक लाइन में हमारे ब्यूटिल मतलब चारों कार्बन जुड़े हुए हैं, तो चारों कार्बन को हमने एक लाइन में जोड़ दिया। एक कार्बन 2 3 हो गए, और ये 4 कार्बन ब्यूटिल क्लोराइड, इससे हमने Cl जोड़ दिया। ये अच्छा, हमें संरचना हमें इसकी अभिक्रिया बतानी है, संरचना सूत्र नहीं देना है। चलिए देखें, तो ये हमारा होगा CH3 CH2 Cl। इसकी क्रिया हमें करानी है अल्कोहलिक KOH से। इसकी क्रिया हमको KOH से करानी है, KOH, और अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक KOH से क्रिया करानी है। अब यहाँ पर 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक अल्कोहलिक, दूसरा जलीय। तो अल्कोहलिक होने पर जल का अणु निष्कासित होता है, जलीय होने पर OH समूह जुड़ता है। तो यहाँ पर हमारा KCl के साथ क्रिया करके KCl के रूप में अलग हो जाएगा। और अल्कोहलिक KOH है, इसलिए ये OH हमारा इस कार्बन से Cl निकला है, तो अगले वाले कार्बन से H निकाल लेगा, इससे H निकलेगा, तो इससे H निकलेगा और ये OH पानी बना देगा, और एक KCl बन जाएगा। Cl के निकलने से इस बैलेंसी में कमी आएगी, इसी में यहाँ से H निकलने में बैलेंसी कमी आएगी, तो इसके बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये बनेगा सूत्र CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। तो ये हमारा बन जाएगा। N ब्यूटिल क्लोराइड की जब क्रिया KOH से कराएंगे तो हमारी ये ब्यूटीन 1 बन जाएगी, हमको ब्यूटीन मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम से होती है। जब भी एल्किल हैलाइड हमारे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो हमेशा एक कंपाउंड का निर्माण होता है, और उस कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। तो मेथिल आयोडाइड होगा CH3 आयोडाइड, CH3I की क्रिया हम मैग्नीशियम से करवा देंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर ले लिया।
अब शुष्क ईथर जो मिथिल होगा वो एल्किल समूह और हैलाइड समूह के बीच इंटीग्रेट कर जाएगा। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा CH3MgI। एक सामान्य नाम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस प्रकार मेथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीज से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। तो भी एक अपक्रिया नाम की अपक्रिया है। मेथिल आयोडाइड एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। सोडियम धातु की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है। तो किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, उस अपक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वजब क्रिया। ये ऊर्ध्वजब क्रिया के नाम से जानी जाती है। तो ये अपक्रिया आपकी है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल CH3Br की क्रिया हम करा देंगे सोडियम धातु से, Na के साथ करा देते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कैटालिस्ट के रूप में शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर हमने ले लिया। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो सोडियम के 2 परमाणु लेते हैं और इसके भी 2 लेते हैं। ऊर्ध्वजब क्रिया हमेशा एल्केन का निर्माण करती है। अब दोनों Br निकल के Na के साथ चले जाएंगे, 2NaBr बनेगा और 2 मेथिल आपस में ऐड हो जाएंगे, जिससे हमको एथेन मिल जाएगा। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 एथेन बन जाएगा प्लस 2NaBr। तो इस तरह से ये हमारा हमको एल्केन मिल जाएगा, अर्थात एथेन बन जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं C2H6, तो एथेन बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया KCl विलयन से होती है। मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCl विलयन से होती है। अब मेथिल आयोडाइड हमारा है CH3I की क्रिया हमको करानी है KCN से। KCN क्रिया करेगा मेथिल आयोडाइड से, तो हमारा ये एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी रिएक्ट होता है, इसलिए एल्किल समूह के साथ I निकल के चला जाएगा, Ki बना देगा और Cn हमारा CH3 से जुड़ जाएगा, मेथिल साइनाइड बना देगा। इस तरह से हमारा बन जाएगा CH3Cn प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो इस तरह से मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया KCN से कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा और पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। तो इस तरह से हमारे बन जाता है मेथिल साइनाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH से होती है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH से होती है। अब क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन रिंग ऊपर Cl लगा देते हैं कि अपक्रिया NaOH से कराई जाती है। NaOH से जलीय अवस्था में, जलीय NaOH से। अब यहाँ पर जो हमारा सोडियम मेटल है वो Na के साथ मिलकर के NaCl बनाएगा और इसका जो OH है वो रिंग पे चला जाएगा। इस तरह से रिंग पे हमारा OH आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर OH आ जाएगा और हमारा ये बन जाएगा NaCl। इस तरह से इसको ये बन जाएगा आपका फिनाल आपका बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH से कराने पर फिनाल बनता है। धन्यवाद।